हेलो स्टूडेंट, देखिए आपके लिए मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो देखिए आपके सामने ये लाइन है और ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या आप जानते हैं आई इंजॉयड द प्ले, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। यू आर राइट सो आई लेफ्ट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। इट वाज रोजेज रोजेज ऑल द वे, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आप ऐसे देखते चले जाइए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, लेस इज मोर, देखिए इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट यू कैन डू इट, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है ना। वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज टू सक्सेस, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए इन ढेर सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ, जिसमें हम बहुत से अच्छे बहुत ही ऐसे ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। इसके सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब किया था, हमने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जा कर के चैनल पे पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने सिमिली पढ़ा था, मेटाफर पढ़ा था, ऑक्सीमोरन पढ़ा था, पर्सनिफिकेशन पढ़ा था, हाइपरबोल पढ़ा था, ओनोमोटोपैया पढ़ा था। इस तरह से हमने 7 पढ़े थे। और आज की वीडियो में देखिए आज का पहला फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, अब जिसके नाम से ही मतलब है, देखिए एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। एंटी का मतलब होता है विपरीत, विरोध होता ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे एंटी में है, मतलब हमारे विरोध में है। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम। ठीक है ना। अब देखिए एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एंटीथेसिस में देखिए इसमें एक ही सेंटेंस, एक सेंटेंस रहेगा और उसमें दो परस्पर विरोधी विचार दिए रहेंगे। सेंटेंस एक रहेगा लेकिन उसमें दो ऐसे आइडिया रहेंगे जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे। ठीक है, और उसमें से एक विचार पर अधिक बल दिया जाएगा। फिर से सुनिए, एक सेंटेंस रहेगा, उसमें दो विचार रहेंगे और दोनों विचार एक दूसरे के ठीक उल्टा रहेंगे, और जिसमें से एक विचार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रेशर किया जाएगा। ठीक है ना। In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence। ठीक है ना। देखिए अब जैसे लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सेंटेंस एक है लेकिन एक सेंटेंस में दो विरोधी बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, जब तक हम लोग यूनाइट रहेंगे तब तक खड़े रहेंगे। ठीक है, और जो अगले ही पल क्या कह रहा है कि जैसे ही हम लोग डिवाइड होंगे हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि अगर हम एक होकर रहेंगे तो हम जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जैसे ही हम अलग होंगे हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंड होने की बात भी कर रहा है और फॉल होने की बात कर रहा है। अब फोकस सारा सारा किस पर है, डिवाइडेड वी फॉल पर। कि मतलब ये कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि हमको यूनाइट होकर के रहना चाहिए। अगर यूनाइट होकर नहीं रहेंगे, जैसे ही डिवाइड होंगे हम तुरंत हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो एंटीथेसिस में एक सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट स्टेटमेंट रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। अनुप्रास आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है एलिट्रेशन में कि ये जो एलिट्रेशन होता है ये रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन। किस चीज़ का रिपीटेशन, आप सेम लेटर आर साउंड, मतलब कि एक ही साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है। और वो पुनरावृत्ति सेंटेंस के एट नहीं, सेंटेंस के नहीं, वर्ड के एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है ना। मतलब कि जैसे कोई वर्ड है, एक वर्ड है, ठीक है ना, कोई वर्ड है तो वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। ठीक है, तो वर्ड, एक वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड हुआ, ठीक है, ऐसे तीसरा वर्ड, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो
इसका जो फर्स्ट वर्ड हमको रिपीटेशन देखना है, किसका, साउंड का देखना है, किसका, साउंड का। और देखिए यहाँ भी र है, यहाँ भी वर्ड आर यहाँ भी आ रहा है, आर यहाँ भी आ रहा है, ड यहाँ भी आ रहा है, ड यहाँ भी आता है। ये नहीं मिलाना है, लास्ट नहीं, बीच नहीं, स्टार्टिंग का साउंड मैच करना चाहिए, वर्ड ये मैच कराना है। तो ये अगर ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो वो इलिट्रेशन होगा। तो इलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इलिट्रेशन जो होता है वो रिपीटेशन होता है, किसका, सेम लेटर, एक ही लेटर के साउंड का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि लेटर का रिपीटेशन नहीं, साउंड का। ठीक है, लेटर भी हो प्लस उसका साउंड भी हो, तब तो और अच्छी बात है। और नहीं तो मतलब लेटर कुछ और लिखा हुआ है, साउंड कुछ और निकल रहा है, और साउंड मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ लिटरेशन नहीं हुआ। तो लिटरेशन का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन होना चाहिए सेम साउंड का। कहाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड के स्टार्ट में। ठीक है, जो वर्ड लेटर आएंगे उन लेटर्स के साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए लिखा है एलिज लाइक्स ऑल इलिट्रेशन। यहाँ पे देखिए एलिज ए, लाइक्स ऑल ए, इलिट्रेशन। तो ये साउंड देखिए, वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, ये मैच करा, ये इलिट्रेशन है। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। ठीक है, फर्स्ट लेटर मैच कराना है, एच 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 एच। इन सबका हाउ, ह, हाई, ह, हिज, ह, हाईनेस, ह, होल्ड, ह, सब में हा रहा है। ये क्या हुआ, इलिट्रेशन। तो इलिट्रेशन क्या होता है, ये रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है किस चीज़ का, साउंड का। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, ये चीज़ केयर करिए, जैसे मान लीजिए लिखा है कैट, क्या लिखा है, कैट, और यहाँ लिखा है चॉइस, CHOIC, चॉइस। तो यहाँ भी सी है, ठीक, और यहाँ भी सी है, ये ए लिटरेशन नहीं हुआ। क्यों, अब आप कहेंगे कि यहाँ सी है, वर्ड का पहला लेटर सी, वर्ड का पहला लेटर सी, तो ये नहीं मैच कराना। साउंड, यहाँ सी का साउंड क है और यहाँ इसका च है, इसलिए यहाँ इलिट्रेशन नहीं हुआ। ठीक है ना। लेकिन अगर लिख दें कैट, ठीक, किक, अब यहाँ देखिए कैट, क, किक, क, ये तो आपका इलिट्रेशन है। तो मतलब कि साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, ना कि लेटर का, और वो भी कहाँ, वर्ड के स्टार्टिंग लेटर का, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर का। ठीक है, मिड में होगा, लास्ट में होगा, वहाँ लिटरेशन नहीं होगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सेल्स बाई द सीशोर। अब यहाँ स देखिए वर्ड के फर्स्ट लेटर में, देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सी सेल्स बाई द सीशोर। तो स फर्स्ट लेटर मैच कराना है, इसका साउंड मैच करा है, इलिट्रेशन है। ठीक है, द जेंटिलमैन जम्प्ड इन द जुबिलिएशन, जेंटिलमैन। अब यहाँ देखिए जी है, यहाँ जे है, लेकिन लेटर भिन्न डिफरेंट हैं, इससे नहीं मतलब है, साउंड से मतलब है। यहाँ पे देखिए साउंड क्या निकल रहा है, जी का ज, यहाँ क्या ज, यहाँ क्या ज, इलिट्रेशन है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट देखिए मेटानमी। ठीक है, मेटानमी का मतलब होता है लक्षणालंकार। ये मेटानमी एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड, जिसमें दो वर्ड है, मेटा प्लस ओनेमा। मेटा का मतलब होता है आफ्टर और ओनेमा का मतलब होता है नेम। मतलब कि आफ्टर द नेम, मतलब किसी एक व्यक्ति को के लिए हम किसी उपनाम का प्रयोग करते हैं, वही मेटानमी होता है। मतलब देखिए मेटानमी में कोई वस्तु है, उस वस्तु को उसके अपने नाम की बजाय उससे संबंधित किसी दूसरे वस्तु के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब कोई अगर वस्तु है तो उस वस्तु को उस नाम से संबोधित नहीं करते हैं, उस वस्तु को उसी से रिलेटेड किसी दूसरी वस्तु के नाम से संबोधित किया, मतलब हम उपनाम रखते हैं। जैसे हम लोग पेन, ठीक है, पेन को हम लोग आथर कहते हैं, क्या कहते हैं, आथर।
ठीक है। तो पेन का यूज हम लोग कभी कभी आथर के रूप में भी कर लेते हैं। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, लेकिन इसको हम लोग वॉरियर के रूप में कहीं कहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए एग्जाम्पल से आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा। देखिए लिखा इन मेटोनमी ए थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है ना। अब देखिए जैसे वी यूज स्वॉर्ड फॉर वॉरियर, हम स्वॉर्ड का यूज किसके लिए करते हैं, वॉरियर। तो स्वॉर्ड तो मतलब तलवार होता है, लेकिन हम तलवार को तलवार के नाम से नहीं, इससे अब तलवार का रिलेशन किससे है, वॉरियर योद्धा से है। तो हम जो वस्तु है उस वस्तु को उसके नाम से नहीं संबोधित करते हैं, बल्कि इससे रिलेटेड किसी दूसरी वस्तु के नाम से संबोधित करें। तो है स्वॉर्ड, इसको हम लोग वॉरियर के नाम से संबोधित करेंगे। पेन को हम लोग आथर के नाम से, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पेन इज माइटियर, तो पेन का मतलब कलम, ठीक है ना। स्वॉर्ड मतलब तलवार, लेकिन इसका सेंस क्या है कि एक लेखक एक योद्धा से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब कि पेन में तलवार से ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पेन का मतलब पेन से नहीं है, लेखक से है। कि एक जो लेखक होता है, यहाँ स्वॉर्ड का मतलब योद्धा से है, कि एक जो लेखक होता है वो एक योद्धा से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक। आपने देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा बैठती है तो वहाँ सांसद लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ एक चेयरमैन होता है, ठीक है। चेयरमैन एक साइड में ऐसे बैठा रहता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, और ये लोकसभा की कार्रवाई चलती है। तो इसमें जो होता है एक पक्ष होता है और एक विपक्ष। तो पक्ष के सांसद एक तरफ बैठे हैं, विपक्ष के सांसद एक तरफ बैठ रहे हैं। तो विपक्ष का सांसद कोई प्रश्न पूछता है इनसे, पक्ष वाले से, सरकार से, सरकार उसका रिप्लाई करती है। लेकिन ये प्रश्न डायरेक्ट इनको नहीं करते हैं, ये प्रश्न इन चेयरमैन से करते हैं। किससे करते हैं, चेयरमैन से, ठीक है ना, ठीक। और ये इनको जवाब देते हैं, मतलब जवाब इनको देते हैं लेकिन इनके थ्रू जाता है। तो वो देखिए एमपीज एड्रेस द चेयर, कि मतलब जो एमपी होते हैं वो चेयर को संबोधित करते हैं। तो यहाँ चेयर मतलब कुर्सी, तो कुर्सी को नहीं संबोधित करते हैं। यहाँ चेयर का मतलब चेयरमैन से है, किससे है, चेयरमैन से, ठीक है ना। तो ये आपका मेटोनमी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए पन श्लेष अलंकार। पन इज ए ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग, मतलब कि जो पन होता है वो ह्यूमरस प्ले होता है, मतलब वर्डों शब्दों का एक खेल होता है, और जिसमें शब्दों के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, मतलब एक से अधिक वर्ड होते हैं। मतलब इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर आर सरप्राइज। मतलब कि पन में क्या होता है कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। वर्ड एक रहेगा लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होगा, और अलग अलग मीनिंग होने के कारण वो ह्यूमर और सरप्राइज क्रिएट करता है। क्या करता है, ह्यूमर और सरप्राइज क्रिएट करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। अब स्टेबल का यहाँ दो मीनिंग है, ठीक। स्टेबल का मतलब स्थिर भी होता है, क्या होता है, स्थिर, ठीक। और स्टेबल का मतलब अस्तबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल, कि घोड़ा एक स्टेबल जानवर, स्थिर जानवर है। या इसका हम ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि घोड़ा एक अस्तबल में रहने वाला जानवर है। तो स्टेबल का दो मीनिंग, स्थिर और अस्तबल, ठीक। तो अब इसमें दो मीनिंग होता है, तो जो पाठक होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। वो ज़्यादा वो मतलब थोड़ा अस्पष्टता लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलेगा, वो होता है आपका पन। देखिए फिश आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल, कि जो फिश होती हैं वो स्मार्ट होते हैं क्योंकि स्कूल में रहती हैं, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो स्कूल का मतलब स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल का दो मीनिंग होता है। एक तो स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, और दूसरा इसकी स्कूल का मीनिंग होता है कि ये मछलियों के ग्रुप को, फिश के ग्रुप को हम लोग स्कूल कहते हैं, ठीक। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है कि फिश स्मार्ट होती है क्योंकि वो स्कूल में जाती हैं, तो
तो ये सोच के ही लगेगा कि ये कैसा हुआ, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सेट नहीं हो रहा है कि फीस स्कूल कहाँ जाती है, स्मार्ट होती हैं क्योंकि स्कूल जाती हैं, स्कूल तो जाती ही नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि तो आएगा कि जो फीस होती हैं वो स्मार्ट होती हैं क्योंकि वो ग्रुप में रहती हैं। तो यहाँ फिश स्कूल का दो मीनिंग हो गया, क्या क्या, एक स्कूल का मीनिंग स्कूल और दूसरा ये ग्रुप ऑफ फिश। नेक्स्ट देखिए, आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। अब यहाँ होमवर्क का दो मीनिंग, एक स्कूल में जो होमवर्क मिलता है कि घर से करके लाना, उसको होमवर्क करते हैं, और दूसरा इसका भी सेंस हो सकता है कि मैंने अपना होमवर्क मैंने घर पे किए जाने वाला का, मैंने घर पे डोमेस्टिक कार्य जो होते हैं उसको भी होमवर्क कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे घर पे मैं जैसे अपने घर पे कपड़ा धोता है आदमी, बर्तन धोता है, बहुत कुछ काम करता है, खाना बनाता है, ठीक है, सर सफाई करता है, तो उसको भी लोग कर देते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो एक होमवर्क को कि घरेलू काम और एक होमवर्क का मतलब स्कूल से दिए जाने वाला काम, तो दोनों इसका मीनिंग निकलता है। तो जहाँ एक वर्ड के डबल मीनिंग निकलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पन। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है पराकाष्ठा। आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई स्टोरी स्टार्ट होती है, उस में बच्चे का, हीरो का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे हीरो बड़ा, उसके बाप का मर्डर होता है, फिर हीरो बड़ा होता है, होता है उसके बाद किसी तरह से उसको पता चलता है कि उसके बाप का मर्डर किसने किया है, फिर वो लास्ट में विलेन को मारता है। तो एक के बाद एक क्रम जुटा रहता है, ठीक है ना। हीरो का जन्म लेना, उसके बाप का मर्डर होना, फिर उसका मर्डर कातिल का पता चलना, फिर उस विलेन को मारना हीरो के द्वारा। ये क्या हुआ, असेंडिंग आर्डर है। क्या है असेंडिंग आर्डर, मतलब कि एक एक चीज जैसे जिसका जैसे जैसे महत्व है वैसे वैसे वो विचार ऐसे श्रृंखला बनती चली जाती है। हीरो जन्म लेता है, उसके बाप का मर्डर होता है, ठीक, कुछ दिन बाद हीरो को पता चलता है क्या कि उसके बाप का मर्डर किसने किया है, फिर वो ऐसे मतलब कि एक श्रृंखला बन जाती है और लास्ट में आकर के विलेन का मर्डर होता है। तो ये क्लाइमैक्स हुआ, असेंडिंग आर्डर, ठीक है। क्लाइमैक्स का मतलब देखिए, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ इन द असेंडिंग आर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो क्लाइमैक्स होता है वो सीरीज होता है। क्या होता है, सीरीज होता है, किस चीज़ का, घटनाओं का एक सीरीज होता है, और वो घटनाएं असेंडिंग आर्डर में रखी जाती हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंस के आधार पर, मतलब उनका मतलब कौन सी घटना का कैसा महत्व है, महत्व के आधार पर असेंडिंग आर्डर में उसको रखते हैं, उसी को हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। तो महत्व के बढ़ते क्रम में विचारों की श्रृंखला को क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब जैसे लिखा है, आई लाफ, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, मैं हंसता हूँ, उछलता हूँ, गाता हूँ, डांस करता हूँ, खुश मतलब खुशी के लिए, खुश होने के लिए आदमी पहले हंसता है, हंसने के बाद वो उछलता है, उछलने के बाद वो गाना गाता है, गाना गाने के बाद डांस करता है, तब उसको खुशी मिलती है, ठीक है। देखिए, ही लॉस्ट हिज वन हैंड, टू लेग्स एंड लाइफ, उसने खोया, अपना एक हाथ खोया, दोनों पैर खोए और लाइफ खोई। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने अपना जीवन खो दिया। लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच का यही कमाल है कि फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, कि ताकि इम्प्रेशन जमाने के लिए कि हमको सुनने में पढ़ने में भी अच्छा लगे। अब देखिए, अब इस हिसाब में भी कर सकते हैं कि उसने अपने जीवन को खो दिया, लेकिन नहीं, क्या कर रहा है, अपने हाथों को, अपने एक हाथ खोया, फिर दो पैर खोए, फिर जीवन खोया। अब देखिए, ये असेंडिंग आर्डर है, ठीक है। पहले एक हाथ खोया, उसके बाद दोनों पैर, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो ठीक है ना, असेंडिंग आर्डर में, ठीक, लिख दिया। ये क्या है, क्लाइमैक्स है, ठीक है। फिर देखिए, ही वर्कड वेल, बिकेम वेटर एंड गॉट द बेस्ट प्राइज। ही वर्कड वेल, उसने बहुत अच्छा परिश्रम किया, बिकेम बेटर, और परिश्रम किया और उसके अंदर सुधार हुआ, एंड गॉट द बेस्ट प्राइज, और अंत में क्या मिला, इनाम। तो परिश्रम करके उसके अंदर और निखार आया, उसके बाद वो इनाम को जीता, ठीक ठीक। तो देखिए, ये असेंडिंग आर्डर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग आर्डर में देखिए बढ़ते चला जा रहा है, यही आपका क्लाइमैक्स है, ठीक है। अब आप ऐसे भी देखिए कि आपके घर में कोई आ जाए, ठीक है, आपका कॉलर पकड़े, ठीक, चाकू उठाए, फिर आपको मार दे। तो एक क्रम है,
पहले क्या कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, फिर क्या कर रहा है, चाकू उठा रहा है, फिर क्या कर रहा है, मार रहा है। तो एक क्रम में ऐसे चलते चला जा रहा है, ठीक है ना। यही आपका क्लाइमैक्स होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटी क्लाइमैक्स। ये ठीक उसी का अपोजिट होता है, ठीक है ना। एंटी क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, और एंटी क्लाइमैक्स उसी का नहीं, सॉरी, असेंड, जो क्लाइमैक्स होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है किस चीज़ का, आइडिया उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है किस चीज़ का, आइडियाज़ की सीरीज का। तो आइडिया, सीरीज ऑफ आइडिया मतलब विचारों की श्रृंखला को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वो क्लाइमैक्स हो जाएगा, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे बताएं कि कॉलर पकड़ा, चाकू उठाया, ठीक, फिर मार दिया, उसी को पलट के कहिए, उसने मार दिया, चाकू उठाया, कॉलर पकड़ लिया, एंटी क्लाइमैक्स। मतलब सीढ़ी से नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्लाइमैक्स है, और ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है, ये एंटी क्लाइमैक्स है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है, ही लॉस्ट हिज डॉटर एंड हिज वॉच इन एन एक्सीडेंट। उसने अपने एक्सीडेंट में, ठीक, अपने वाइफ को खोया और अपने वॉच को खोया। अभी देखिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, बताइए। वॉच, अगर एक्सीडेंट हुआ तो घड़ी खो गई, घड़ी का खोना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लड़की का डेथ हो जाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो लड़की का मरना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रख रहा है, उसके बाद इससे कम महत्व किसका है, घड़ी का। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में रख रहा है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, एंटी क्लाइमैक्स। और इसी को पलट दीजिए, ही लास्ट, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ, ही लास्ट हिज वॉच एंड हिज डॉटर, तो वही क्लाइमैक्स हो जाएगा, ठीक। रमन गॉट नोबल प्राइज, भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड। अब रमन ने साइंटिस्ट थे तो उनको इनाम मिला था, नोबल प्राइज़ भी मिला, फिर क्या मिला, भारत रत्न भी मिला और पद्मश्री भी मिला, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा पद्मश्री है, उससे बड़ा भारत रत्न है, उससे बड़ा नोबल प्राइज़ है, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले नोबल प्राइज़, उससे कम महत्व भारत रत्न, उससे कम महत्व क्या है, पद्मश्री। इसको पलट करके लिखिए, ठीक है। रमन गॉट पद्मश्री, भारत रत्न एंड नोबल, तो क्लाइमैक्स हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से लिखा है तो ये क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रेपिटेशन। क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या होता है कि इन रेपिटेशन ए वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ठीक। रेपिटेशन में कोई वर्ड होता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, एक ही वर्ड क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। और किसके लिए, मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो सेंटेंस होता है उसकी खूबसूरती को बढ़ाना इसका मेन एम होता है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन में एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, ठीक है। देखिए, ए लिटिल ग्रेव, ए लिटिल लिटिल ग्रेव, लिटिल लिटिल लिटिल, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन है। ये इलिट्रेशन नहीं है, ये वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है। और इलिट्रेशन में क्या होता है, साउंड का, किसी भी वर्ड का जो पहला साउंड है, ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरह से देखेंगे तो आपका वो इलिट्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ल इलिट्रेशन भी हो जाएगा। ऐसे देखिए तो रिपीटेशन भी है, लिटिल लिटिल लिटिल, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन। ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो कैप्टन कैप्टन, रिपीटेशन। कीप फिट लिटिल मैन, कीप फिट, कीप फिट कीप फिट, बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेशन है। तो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो रिपीटेशन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स में देखिए क्या होता है, इन पैराडॉक्स टू आइडियाज आर स्टेटमेंट्स आर अपोजिट। पैराडॉक्स में, ठीक, दो आइडिया या स्टेटमेंट दिए होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक, वो पैराडॉक्स होते हैं। जैसे लिखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एडाप्ट टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी है बट एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन एक भी बूंद पीने के लिए नहीं। तो दो बातें हैं इसमें, चारों तरफ पानी पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं, लेकिन ये दोनों विरोधी हैं, ठीक। अगर चारों तरफ पानी है तो आदमी पी सकता है, लेकिन कह रहा है कि ये कैसा पानी है कि पानी तो बहुत है लेकिन
पीने के लिए एक बूंद भी पर मिल नहीं रही है। ठीक है, ये पैराडॉक्स है। डेथ इज एंड, मृत्यु ही अंत है, एट द बिगिनिंग, फिर भी यही शुरुआत है। ठीक है, तो यही डेथ इज एंड, यही मृत्यु ही अंत है और फिर भी यही शुरुआत है, जीवन की यही शुरुआत है। ठीक है ना, तो देखिए एक सेंटेंस में दो अपोजिट चीज़ें कही गई हैं, ये पैराडॉक्स हुआ। ठीक, नेक्स्ट है एजोनेंस। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। इसके पहले हम बताए हैं रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन तो नहीं रिपीटेशन है, सॉरी एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में क्या बताए हैं कि वर्ड का फर्स्ट लेटर, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से सुनिए, कोई वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, ठीक, वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, लेटर नहीं साउंड, फर्स्ट लेटर का साउंड, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, ठीक, कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट इससे नहीं मतलब है, फर्स्ट साउंड, ठीक, फर्स्ट साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इलिट्रेशन है। ठीक है ना, लेकिन अगर रिपीटेशन वर्ड के मिड में या लास्ट में हो रहा है, किसी वर्ड के मिड में या लास्ट में हो रहा है, तो वहाँ एजोनेंस या कॉन्जोनेंस होता है, एजोनेंस या कॉन्जोनेंस होता है। तो मैं पहले एजोनेंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इन एजोनेंस वावेल साउंड आर रिपीटेड, जब वावेल साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एजोनेंस होता है, लेकिन रिपीट कहाँ होगा, वर्ड के बीच में, कोई वर्ड है उसके मिडिल में, एक वर्ड है, ठीक है ना, उसके मिडिल में अगर कोई साउंड रिपीट हो रहा है, और भी साउंड किसका होना चाहिए, वावेल का, तो एजोनेंस है। उसमें एलिट्रेशन में क्या बताए हैं कि वर्ड रिपीटेशन वहाँ भी होता है इलिट्रेशन में, लेकिन वर्ड का पहला लेटर का साउंड रिपीट होता है, तो इलिट्रेशन है। और वर्ड के अगर बीच में अगर वावेल साउंड रिपीट हो तो वो एजोनेंस है। देखिए, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर ईयर, ठीक, यहाँ पे साउंड, यहाँ पे साउंड, यहाँ पे साउंड, वर्ड के विद इन द वर्ड है, बीच में, विद इन द वर्ड, मिडिल में आ रहा है ना। अब ये आपका एजोनेंस है, क्योंकि ये साउंड, वावेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी वर्ड के मिड में। ठीक है, मैन सेल एंड वेडिंग बेल, मैन सेल, ए वावेल साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन वर्ड के मिड में एजोनेंस। ठीक है, देखिए, दाउ फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, इम, चाइल्ड, साइल मैच कर रहा है ना, तो साउंड, ठीक, वावेल साउंड मैच कर रहा है, वो भी वर्ड के मिडिल में, एजोनेंस है। क्या है, एजोनेंस है। ठीक, अब आ जाइए कॉन्जोनेंस। देखिए अब कॉन्जोनेंस में क्या होता है, ए भी रिपीटेशन होता है और एक ही साउंड का, लेकिन वो साउंड कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट का होता है। किसका होता है, कॉन्सोनेंट। अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड के मिडिल में, ठीक है, मतलब स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसे सुनिए, एलिट्रेशन में लेटर के साउंड का सेम लेटर साउंड रिपीट होता है, लेकिन कहाँ, वर्ड के स्टार्ट में। ठीक, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें साउंड रिपीट हो रहा है लेकिन स्टार्ट में नहीं, मिडिल में, ठीक है, वर्ड के मिडिल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। मतलब कोई वर्ड है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर का साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, इलिट्रेशन, और अगर वर्ड के मिडिल में या लास्ट में लेटर साउंड अगर रिपीट हो रहा है, तो फिर ये देखिए कि वो वावेल का है कि कॉन्सोनेंट का है। अगर वावेल साउंड रिपीट हो रहा है तो एंजोनेंस, और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो कॉन्जोनेंस। ठीक है ना, तो रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड विद इन द वर्ड्स इज कॉन्जोनेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए, पीटर पैटर, तो ये देखिए टर, ट, यहाँ ट
मैच कर रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन ये मिडिल में है। कहाँ है? मिडिल में। ये कॉन्जोनेंस, यहाँ देखिए र मैच कर रहा है, कॉन्जोनेंस, ठीक है। लेकिन यही अगर सेंटेंस के स्टार्ट में अगर देखिए पीटर पेटर प, तो यहाँ इलिट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ इलिट्रेशन भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, माइक क। अब ये सेंटेंस के स्टार्ट में है कि बाद में है? तो बाद में आ रहा है, ठीक है ना। अगर यही स्टार्ट में रहता तो इलिट्रेशन हो जाता, लेकिन ये क्या है, स्टार्ट में नहीं है, या तो मिडिल या तो लास्ट। अब मिडिल और लास्ट में है तो या तो कॉन्जोनेंस या तो एजोनेंस। अगर वावेल है का रिपीटेशन हो रहा है तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंट का तो कॉन्जोनेंस। तो ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसलिए कॉन्जोनेंस, ठीक। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो तीनों का अंतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनास्टॉफी। क्या होता है? एनास्टॉफी, इसको हम इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके पहले आपने पढ़ा था क्या? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में बताया गया था कि जब हम किसी लाइवलेस को, निर्जीव को सजीव मान करके अगर उसका वर्णन करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। और ये क्या है? एनास्ट्रॉफी है या इन्वर्जन, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं सेंटेंस देखते हैं वो रिवर्स में लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस में हम लोग को पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखते हैं हम लोग कुछ ऐसा सेंटेंस हमको मिल जाता है जो लेखक होता है भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए इसको रिवर्स कर देता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले अपना शब्द वर्ड को जोड़ देता है, ठीक है। तो इधर जब जोड़ देता है तो वही आपका इन्वर्जन या एनास्ट्रॉफी हो जाता है। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसका रिवर्सल फॉर्म, ठीक है, एनास्ट्रॉफी कहलाता है। अब देखिए कैसे लिखा है, स्ट्रांग इन द फोर्स यू आर। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, ठीक। ये ऐसे होना चाहिए, यू आर स्ट्रांग इन द फोर्स, ये पूरा ऐसे है। लेकिन लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने ऐसे लिख दिया है, स्ट्रांग इन द फोर्स। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ न लिख करके उसको रिवर्स कर दिया है, ये एनास्ट्रॉफी है। इनटू द वाटर डोब द बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये लिखा है कि इनटू द वाटर डोब द बॉय, डोब द बॉय इम्परेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कुछ। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ये ऐसे है होना चाहिए सेंटेंस, डोब द बॉय इनटू द वाटर। तो इनटू द वाटर इधर आना चाहिए, लेकिन राइटर ने इधर लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका एनास्ट्रॉफी हो गया। क्या हो गया? एनास्ट्रॉफी या इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए एक और लिख देता हूँ, 10,000, ठीक, 10,000 I saw at a glance। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब बीच में आ गया, जबकि इसको स्टार्ट में होना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए, I saw, ठीक, 10,000 at a glance, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसको देखिए सब्जेक्ट के पहले ला दिया है, ठीक। तो ये आपका एनास्ट्रॉफी है, ठीक। और अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपका हाइपरबोल भी है। क्या है? हाइपरबोल भी है ये, ठीक है ना। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वह हाइपरबोल होता है। नेक्स्ट आइए देखिए एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? इन एनाफोरा ए वर्ड आर फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगनिंग। जब एक ही वर्ड, देखिए वर्ड जब रिपीट होता है, जब वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वह रेपिटेशन होता है। लेकिन अगर वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में रिपीट हो, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट, कोई सेंटेंस है उसका पहला वर्ड या फ्रेज दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड या फ्रेज अगर दोनों सेम हो तो वहाँ एनाफोरा होता है। तो एनाफोरा ए वर्ड इन एनाफोरा ए वर्ड आर फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस आर क्लॉज। मतलब कि
रेपिटेशन में भी वर्ड रिपीट होता है, एनाफोरा में भी वर्ड रिपीट होता है। बस डिफरेंस ये है कि रेपिटेशन में वर्ड सेंटेंस के मिडिल में लास्ट में रिपीट होता है तो रेपिटेशन हो जाता है, और सेंटेंस के स्टार्ट में रिपीट होगा। वर्ड रिपीट होने की बात करें, साउंड की नहीं, वर्ड रिपीट होगा तो एनाफोरा हो जाएगा। चलिए, तो आपने एक चीज़ आप देखिए, एक सेकेंड देखिए, नहीं तो अब आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, एक होता है एनाफोरा, पहले आप मेरी बात देखिए, एनाफोरा। एक होता है रेपिटेशन रेपिटेशन, एक रेपिटेशन। तो रेपिटेशन में वर्ड रिपीट होता है, एनाफोरा में भी रिपीट होता है। एनाफोरा में कहाँ रिपीट होता है? वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में रिपीट होता है। अगर कोई वर्ड है सेंटेंस के स्टार्ट में, मतलब कि बार बार कोई सेंटेंस है, उसका पहला वर्ड, दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड, तीसरे सेंटेंस का पहला वर्ड, चौथे सेंटेंस का पहला वर्ड सेम है, तो एनाफोरा है। रेपिटेशन में क्या होता है? यहाँ भी वर्ड रिपीट होता है लेकिन मिडिल में, सेंटेंस के मिडिल में। अगर सेंटेंस के मिडिल में बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन है। और एक होता है एपिस्ट्रॉफी। क्या होता है? एपिस्ट्रॉफी। इन एपिस्ट्रॉफी ये वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर रेपिटेशन सेंटेंस के स्टार्ट में हो रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट में, एनाफोरा सेंटेंस के मिडिल में, ठीक, तो ये रेपिटेशन। क्या हुआ? रेपिटेशन। और एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में, अगर सेंटेंस या क्लाज के लास्ट में, ठीक है, अगर वर्ड रिपीट हो तो आपका एपिस्ट्रॉफी। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल स्टॉप नहीं, ये कामा लगा है, ठीक। ये एक क्लाज है। क्या है? क्लाज। इस क्लाज के लास्ट में फॉर हेल्थ, ये फ्रेज है। दूसरा क्लाज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी क्लाज है। तो क्लाज का लास्ट का जो वर्ड फ्रेज है वो रिपीट हो रहा है, ये एपिस्ट्रॉफी है। क्या है? एपिस्ट्रॉफी है। ठीक है ना। और रुक जाइए और देखिए, ये देखिए, ये रेपिटेशन। रेपिटेशन में यहाँ भी वर्ड रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन का है, लेकिन ये ना तो सेंटेंस के स्टार्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और ना ही सेंटेंस के लास्ट में। ये कहाँ? ये एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। इसके पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें देखिए, दो क्लाज है, एक क्लाज यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा क्लाज। क्लाज का अंतिम लास्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, और इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर रिपीट हो। ये रेपिटेशन है। क्या है? रेपिटेशन। अगर यही लिटिल, मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ ग्रेव है, लास्ट में क्या है? ग्रेव, ठीक। अगर यहाँ भी ग्रेव आता, ठीक, यहाँ भी ग्रेव आता, तो ये क्या हो जाता आपका? बताइए आप, क्या हो जाता आपका? ये हो जाता एपिस्ट्रॉफी। ठीक है ना। अगर यहाँ भी ग्रेव आ जाता, यहाँ भी ग्रेव, ठीक, तो ये आपका एपिस्ट्रॉफी। यही लिटिल यहाँ ना आकर यहाँ लिटिल आता तो क्या हो जाता है? ये एपिस्ट्रॉफी हो जाता है। ये मिडिल में हो रहा है इसलिए रेपिटेशन है, ठीक। और यही स्टार्ट में ये लिटिल यहाँ दिया है और ये लिटिल यहाँ रहता, ठीक, यहाँ रहता, तो यही क्या हो जाता? एनाफोरा हो जाता। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए और इसको एंजॉय करिए। और आपने समझ लिया तो फिर ये आपके लिए है एक्सरसाइज, और आप इसको देखिए, पढ़िए, पढ़ करके अच्छे से इसको आप देखिए और कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करिए। कमेंट बॉक्स में करिए, आप स्वयं इसको वीडियो को देखते हुए बार बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।